यह है सामाजिक न्याय पर हमला। और आखिरी बात, ये लेटरल एंट्री के जरिए जो लोग आ रहे हैं ये सारे इन चीजों से मुक्त होंगे तो वो तो देश बेच देंगे। सिंगल पोस्ट का मतलब तो सैद्धांतिक तौर पर यह होना चाहिए कि जैसे राष्ट्रपति एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। ये पद का मतलब होता है रोटेशन नहीं होता इसमें, इसे सिंगल पोस्ट कहते हैं। यहां कोई तो मैं कह रहा हूं होना चाहिए। आबादी के मुताबिक बाध्य करो कि इस देश में कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, मल्लाह, इनके बच्चे क्यों नहीं एक दिन इन पदों पर भी बैठे हैं, जिसे सिंगल पोस्ट कह रहे हो। एक पद है जो विश्वविद्यालय चलाते हैं और इनमें कोई आरक्षण लागू नहीं होता। वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 कॉलेज हैं, 80 कॉलेज में 80 प्रिंसिपल हैं। 80 प्रिंसिपल का एक कैडर हो सकता था ना, नहीं बनाया गया। ये सारी पोस्ट सिंगल पोस्ट है और सिंगल पोस्ट को रिजर्वेशन से बाहर रख दिया गया है। और जिसका खामियाजा ये होता है कि आज की डेट में अगर मैं अपवाद कोई छोड़ दूं, 80 के 80 डिग्री कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं उनमें सारे प्रिंसिपल सवर्ण हैं, एक ही जाति के लोग हैं। 80 में से 50 तो ब्राह्मण होंगे। गुरेज नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं, उन्होंने संसार बनाया है, उन्होंने सब कुछ किया है, इसलिए देश चला रहे हैं वो लोग। दलित, पिछड़े, आदिवासी राम मंदिर में चंदा दे रहे हैं। 80 के 80 पदों में कोई रिजर्वेशन नहीं होता क्योंकि वो सिंगल पोस्ट होती है। वैसे ही लेटरल एंट्री के इस ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर की पोस्ट पर को सिंगल पोस्ट बनाकर एडवर्टाइज किया गया है। और ध्यान से देखिए, नंबर 1 पोस्ट यूआर, 2 यूआर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके बाद आगे हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कुल 30 पद हैं और 30 के 30 पद यूआर यानी अनरिजर्व्ड। आखिरी बात, तमाम लोग आएंगे और कहेंगे यूआर है, जनरल नहीं है। यूआर मतलब इस पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि यूआर पर कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी अपॉइंट हुए हैं, जरा उसका डेटा हमें दे दीजिए। मैं अपना डेटा दे देता हूं, जहां जहां ये सारी इंटरव्यू पोस्ट है। यूआर में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। अभी एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, वो लिस्ट पर मैंने यहां नोट किया है, पिछले दिनों आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन से रीना यादव समथिंग है, उन्होंने एक आरटीआई लगाई है कि यूपी पीएससी एग्जाम में इस परीक्षा में कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ गया है यूआर का 67%, 67 नंबर, 100 में 67, ओबीसी 82, एससी 78, एसटी 75। यूआर का कट ऑफ 67 और ओबीसी का कट ऑफ 82। ये कैसे हुआ? पता है कैसे हुआ? जब यूआर पर ऊपर से पोस्ट भरते हुए, जब भरते भरते जहां 27 लोग आ गए वहां उनको ओबीसी में डाल दिया। भले उनका नंबर जनरल कैटेगरी में था, तो 27 लोग अगर 100 में चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अगर उसमें से 50%, 15% एससी चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। 7.5% एसटी चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। और यूआर पर 50% सवर्ण चुने जाएंगे तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो सवर्णों की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ 67, ओबीसी की कट ऑफ 82। कहां मिला यूआर में रिजर्वेशन? तो यूआर में जहां भी पद होते हैं उन पे सवर्णों की ही नियुक्ति होती है। विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है, और परमानेंट अपॉइंटमेंट में हमारे यहाँ एक बार एक प्रोफेसर ने बोल दिया कि ये तो यूआर की पोस्ट है और आप तो दलित हैं, आप तो ओबीसी हैं, आप यहां कैसे चले आए?
ये है यू आर का मतलब। इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में यू आर मतलब रिजर्व फॉर सवर्ण एंड रिजर्व फॉर ब्राह्मण्स। ये है लेटरल एंट्री। पूरी तरह से जो देश चलाने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी, समझिएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब मिनिस्टर को फाइल पर कहां साइन करनी है, कैसे पॉलिसी बनानी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, पूरा देश चलाने में वो लोग होते हैं। अब उसका आखिरी एग्जाम्पल, पिछली बार जो 9 लोग अपॉइंट हुए थे वो 9 के 9 सवर्ण थे। यू आर पर जो 9 लोग लेटरल एंट्री में अपॉइंट हुए हैं वो सवर्ण हैं। द अपॉइंटमेंट्स, डेटा देखिए, अंबर दुबे हेड ऑफ एयरोस्पेस एंड डिफेंस एट केपीएमजी टू ज्वाइन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अंबर दुबे, सुजीत कुमार वाजपेयी, दिनेश दयानंद जागडले सीईओ है। अदर इंक्लूडिंग काकोई घोष, सौरभ मिश्रा, राजीव सक्सेना, अरुण गोयल, सुमन प्रसाद सिंह, भूषण कुमार, ये सारे लोग जो पिछली बार लेटरल एंट्री से 9 लोग अपॉइंट हुए थे, 9 के 9 यू आर मीन्स अपर कास्ट। तो ये जो 30 लोग अपॉइंट हुएंगे जो 15 साल बाद सीनियर मोस्ट आईएएस होकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते, वो सारे यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व, रिजर्वेशन कहीं नहीं है। ये है सामाजिक न्याय पर हमला। और आखिरी बात लेटरल एंट्री पर, जब एक अधिकारी नियम बनाता है तो कार्य अनुभव होता है। जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो मान लीजिए एक विचारधारा, एक्स विचारधारा की सरकार है, वो चाहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आवेदन किया जिस व्यक्ति ने, वो एक सेकुलर व्यक्ति है, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग तो उस पर हंस देंगे, ये सेकुलर कहां से आ गया, ए सेकुलर भाग गए यहां से। मतलब समझ रहे इसका, जब इंटरव्यू लेंगे वो तो क्यों किसी सेकुलर को लेंगे, वहां नियुक्ति करेंगे। 15 साल के अनुभव के बावजूद बेहद काबिल कोई व्यक्ति तभी चुना जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जब उनकी विचारधारा का होगा। और इसमें कोई इम्तिहान नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में क्यों इंटरव्यू रखा गया है कि कहीं गलती से कोई सेकुलर न चला जाए जो देश का संविधान बचाने के लिए बोल पड़े। लेटरल एंट्री इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर वार करती है। और आखिरी बात, यूपीएससी ये भारत का संविधान है, मैं इसके डेटा के साथ बताता हूं। इस संविधान में मैं आपको पूरे उसके साथ बता रहा हूं कहां कहां ये प्रावधान किया गया है। इसको जरा सोचिए। राम मंदिर में चंदा वंदा देते रहिए, खूब बनवाइए राम मंदिर, बहुत अच्छा राम मंदिर बन रहा है। शिक्षा रोजगार सब मिलेगा उसी से। मैं यूपीएससी जहां है वो बता रहा हूं। निर्वाचन विशेष अनुमंडल राज्य, ये पूरा संविधान। अच्छा, जब आरक्षण नहीं लागू हुआ तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) का वायलेशन हुआ, यानी यह पूरा मसला एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। और दूसरी बात, यूपीएससी का निर्धारण करने का पूरा प्रावधान है, प्रशासनिक अधिकरण से लेकर के लोक सेवा आयोग। अब देखिए, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? अनुच्छेद 315 कहता है कि ये देखिए, लोक सेवा आयोग भारत का संविधान है। लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, जो 315 में वो कैसे गठित होगा, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, आर्टिकल 316, उसके बाद कैसे कैसे सदस्यों का रोटेशन होगा, एक काउंटर बैलेंस की प्रोसेस होगा। और उसके बाद आर्टिकल 317 क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबन का एक प्रोसेस बना हुआ है। आर्टिकल 318 कह रहा है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन की शक्ति।
आर्टिकल 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है उसके बाद कहां नहीं जा सकता, वो चीजें लिखी गई हैं कि अगर आप मेंबर बन गए तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग क्या करेगा। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार शक्ति। 322 लोक सेवा आयोग का व्यय कहां से आएगा, आय कहां से आएगा, प्रतिवेदन कैसे लिया जाएगा। आर्टिकल 323, आर्टिकल 315 से 323 तक का एक भी नियम इस लेटरल एंट्री पर लागू नहीं होगा। आपने संविधान की धज्जी उड़ा दी। 5 साल के लिए आप किसी कंपनी के सीईओ को मंत्रालय में बनाते हैं अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, अपने मन मुताबिक उससे निर्णय लेवाते हैं और 5 साल बाद कहते हैं तुम्हारा टर्म पूरा हो गया, अब तुम जाओ वापस उस कंपनी में काम करो। तो देश बेचकर वो अगर चला जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा। जबकि एक आईएएस अधिकारी तो सरकार का मुलाजिम होता है, सरकार पेंशन देती है, सरकार उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। यूपीएससी का आर्टिकल 315 से लेकर 323 ये बताता है, संविधान का आर्टिकल, कि वो ये काम नहीं करेगा। ये लेटरल एंट्री के जरिए जो लोग आ रहे हैं ये सारे इन चीजों से मुक्त होंगे तो वो तो देश बेच देंगे।